हम लोग का जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है JWT ऑथेंटिकेशन, और इसका ये थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर इसके पहले है, पार्ट 60, पार्ट 61। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो पहले 60 और 61 देख के तब इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो पिछला जो हमारा सेशन था उसमें हम लोग यहाँ तक program.cs को कन्फिगर कर लिए थे। program.cs में एक और भी चीज़ को कन्फिगर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रोल का भी काम है। तो रोल को अलग अलग ढंग से सीड किया जा सकता है, जिसमें से एक होता है मिडिलवेयर के थ्रू सीड करना। तो अगला काम होगा कि रोल को हम लोग सीड करेंगे मिडिलवेयर से, मतलब program.cs। जहाँ पे एक स्कोप बनेगा, उसके अंदर रोल मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करें, वेयर रोल मैनेजर स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर गेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी यहाँ पे देखो रोल मैनेजर आइडेंटिटी रोल। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा आइडेंटिटी रोल का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे कि आइडेंटिटी रोल इसको मैप करता है, जो तुम्हारा डेटाबेस के अंदर जो रोल टेबल होता है आइडेंटिटी रोल उसको मैप करता है। उसके बाद ये चेक करेगा कि अगर मान लो कि रोल मैनेजर और रोल एग्जिस्ट एसिंक, अगर मान लो यूजर नाम का रोल नहीं है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि यूजर नेम से रोल है कि नहीं। अगर नहीं है, नॉट का मतलब क्या, नहीं है तो रोल बना देगा, और अगर है तो रोल नहीं बनाएगा। मतलब जब भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा मिडिलवेयर में, तो मिडिलवेयर तो बार बार कॉल होता है ना, तो बार बार कॉल, अगर हम डायरेक्टली अगर रोल मैनेजर को डायरेक्टली बनाएंगे तो बार बार रोल बन जाएगा। तो हम लोग पहले चेक करेंगे अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जैसे ही मेरा मिडिलवेयर फर्स्ट टाइम रन करेगा, एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम बिल्ड करेगा, तो उस समय तो रोल बना हुआ रहेगा नहीं। रोल अगर नहीं बना हुआ है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर नहीं बना हुआ है तो रोल एग्जिस्ट क्या रिटर्न करेगा, अगर देखेगा कि अवेट रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट एसिंक, और यहाँ दिया यूजर, तो चेक करेगा भाई यूजर नाम का रोल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्या करेगा, तो बना देगा। और अगर कर रहा है ट्रू देगा तो बाहर आ जाएगा। तो 2 रोल बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक यूजर और एक एडमिन। ये सिंपल सा काम है। अगर आप चाहते हैं कि कोई फ्रंट एंड ना दें, बिना फ्रंट एंड का रोल मेरा मिडिलवेयर के थ्रू ही बन जाए, तो ऐप को रन कराने से पहले इसको सीड करना पड़ता है, जिसका काम क्या होगा, जब ये रन करेगा, जब भी मिडिलवेयर ये एक स्कोप क्रिएट करेगा, उसके थ्रू क्या करेगा, तुम्हारा डेटाबेस पे काम करेगा, इस टेबल पे काम करेगा, आइडेंटिटी रोल पे, और ये चेक करेगा कि यूजर नाम का और एडमिन नाम का अगर नहीं है तो बना देगा। और एक बार जब बन जाएगा तो अगले बार से क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बार बार ट्रू क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो ये नहीं बनेगा। एक काम और हम लोग को करना पड़ेगा, जो कहाँ करना पड़ा, मिडिलवेयर में। इतना काम होने के बाद अगला काम जो हमारा है वो है कि भाई जो भी हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो तुम लोग यहाँ पे यूजर नाम का एप्लीकेशन यूजर नाम का एक मॉडल बनाए, तो उसका तो टेबल बनना चाहिए। बाकी जो आइडेंटिटी का टेबल बनता है, क्लेम टेबल, रोल टेबल, ये सब बनना चाहिए। तो ये सब कैसे बनता है, ये सब बनता है हमारा पैकेज मैनेजर कंसोल से। अगर आप लोग को याद होगा तो माइग्रेशन ऐड करके, अभी तक हम लोग माइग्रेशन रन कराए नहीं है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो भी हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह होता है वो तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए ऑलरेडी। चलिए पैकेज मैनेजर कंसोल खोलते हैं, माइग्रेशन बना के रन कराते हैं, और डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि डेटाबेस में मेरा टेबल वगैरह बना या नहीं बना। टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल, यहां देंगे ऐड माइग्रेशन, पहला है तो क्या दे देंगे, इनिशियल। अब यहां क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, ऐड माइग्रेशन कमांड नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एक और हम लोग को पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सारा ऐड माइग्रेशन, अपडेट डेटाबेस, कैश के फोल्ड, डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये सब कमांड कहाँ मिलता है, ये सब कमांड मिलता है हमको टूल्स नाम का जो हमारा पैकेज होता है उसके अंदर, जो कि हमारे पास अभी इंस्टॉल्ड नहीं होगा आई थिंक, हमको लगता है। हाँ, तो यहाँ पे टूल्स नहीं है, टूल्स और डिजाइन नहीं है। तो डिजाइन का तो जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमको कुछ फ्रंट एंड को जनरेट नहीं करना है, लेकिन टूल्स आपको पैकेज मैनेजर से क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन, ब्राउज में जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, टूल्स लिख के सर्च करेंगे। आपको कौन सा लेना है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स को क्या करना है, पैकेज को सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना। एक्सेप्ट कर लिए, इंस्टॉल हो गया। एक बार जब इंस्टॉल हो गया, वापस पैकेज मैनेजर कंसोल में आते हैं, वापस उसी कमांड को रन कराते हैं, ये काम करना शुरू कर। अगर प्रोग्राम में कहीं कोई एरर नहीं होगा तो प्रोग्राम बिल्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और माइग्रेशन बन जाएगा।
तक हम लोग एसक्यूएल में लॉगिन कर लेते हैं। आ गया। अब इसको माइग्रेशन कहाँ पे आता है, आप लोग देखते हो कि हम यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान में होगा, माइग्रेशन नाम से फोल्डर बन गया, देखो माइग्रेशन बन गया यहाँ पे। अब क्या करना होता है, इसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपडेट डेटाबेस कमांड रन कराना पड़ता है। अभी देखो कि JWT डेमो नाम का डेटाबेस हमारे पास नहीं होगा, क्या हो सकता है ये रन कर जाए तो हो भी जाए खुलने से पहले। अच्छा ये आ गया JWT DBS है, यहाँ पे आ गया, देखो इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे देखो आ गया था ये। एक बार रिफ्रेश करते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग डेटाबेस का नाम क्या दिए थे। नहीं, JWT डेमो DB है, वो दूसरा डेटा। तो राइट क्लिक करते एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। आ गया JWT डेमो DB, एक्सपेंड किए, टेबल्स में गए, सारा टेबल बन गया है। रोल में देखते हैं अभी कुछ बना है कि नहीं बना है। नहीं है अभी। यूजर में देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, ना यूजर है ना रोल है, अभी कुछ भी नहीं है, में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग वापस आते हैं। अब अगला काम जो होगा, एक कंट्रोलर बनाना होगा, लेकिन कंट्रोलर बनाने से पहले 2 DTO बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 2 DTO, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहां पर हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन यूजर के थ्रू काम नहीं करना चाहते हैं लॉग इन या लॉग आउट के लिए, हम उसके लिए एक अलग ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि आप अलग अलग लेयर में, अपने क्लीन आर्किटेक्चर में क्या होता है कि अपने प्रोजेक्ट को बहुत सारे लेयर में तोड़ देते हैं, डायरेक्टली किसी भी कंपोनेंट में काम नहीं करते, इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो 2 और क्लास बनाना पड़ेगा। एक होगा लॉग इन DTO, अगर देखोगे यहाँ पर बना के रखे हैं नोट्स में, और एक रजिस्टर DTO, रजिस्टर DTO और लॉग इन DTO, ये दोनों का यूज करेंगे लोग रजिस्टर प्रोसेस में और लॉगिन प्रोसेस में। पहले देखते हैं, इसके लिए एक अलग से फोल्डर बना लेंगे DTO नाम का, राइट क्लिक, ऐड फोल्डर, DTO। जैसे व्यू मॉडल बनाते थे ना, उसी तरह का एक तरह का चीज। राइट क्लिक, ऐड, पहले क्लास ऐड करेंगे, रजिस्टर DTO, .cs। और इसमें रजिस्टर करते समय आप क्या क्या डालते हैं, जनरली आप 3 चीज डालते हैं, यूजर आईडी, नेम, पासवर्ड, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, यही तीनों के लिए प्रॉपर्टी बना लेंगे। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइप करेंगे इतना, बस ये 2 क्लास बना लेना है। एक और DTO के अंदर बनेगा लॉगिन DTO, ऐड, लॉगिन करते समय तो यूजर नेम पासवर्ड का जरूरत पड़ता है, तो यूजर नेम पासवर्ड हो गया। ये दोनों का यूज होगा रजिस्टर और हमारा रजिस्टर करने में और लॉगिन करने में। लेकिन रजिस्टर लॉगिन कहाँ से होगा, उसके लिए तो कंट्रोलर चाहिए। एक कंट्रोलर हम लोग बनाएंगे अब फाइनली, जो हमारा रजिस्टर का प्रोसेस करेगा और तुम्हारा किसका प्रोसेस करेगा, लॉगिन का प्रोसेस करेगा। उसके लिए क्या है, चलो देखते हैं। एक हम लोग क्या करना है, ऑथ कंट्रोलर नाम से एक क्लास बनाना है, मतलब कंट्रोलर बनाना है। राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, और ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे और इसका नाम देंगे ऑथ कंट्रोलर डॉट। अब ये जनरली क्या है, ये तुम्हारा कंट्रोलर से इनेटेड है, लेकिन हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग का वेब एपीआई होता है तो कंट्रोलर की जगह किससे इनेटेड होता है, वो इनेटेड होता है कंट्रोलर बेस से। हाँ क्या हो जाएगा,
या एक काम करते हैं ना हम लोग, इसको भी डिलीट कर, कुछ करने से अच्छा है राइट क्लिक ऐड न्यू आइटम कर, या न्यू स्कैफोल्ड आइटम कर, और यहाँ पे क्या लेते हैं, ध्यान देना हम क्या किए, देखो राइट क्लिक ऐड और न्यू स्कैफोल्ड आइटम, और यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी, नॉर्मल कंट्रोलर ना लेके एपीआई कंट्रोलर ऐड, इसमें बहुत सारा चीज अपने आप आ जाता है, और इसका नाम दे देंगे ऑथ कंट्रोलर। इसमें अपने आप आ गया एपीआई कंट्रोलर, कंट्रोलर बेस्ड, ये सब तुमको अलग से नहीं करना पड़ा। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना होगा, जैसे यूजर मैनेजर का, साइन इन मैनेजर, क्योंकि तुमको लॉगिन लॉगआउट का पास करना है, टोकन सर्विस जो हम लोग बनाए हैं उसका, चलो फटाफट कॉपी पेस्ट करते हैं। ये तीन चीज यहां से हम लोग कॉपी किए और कहां डालेंगे, क्लास स्कोप में। ध्यान रहे यूजर मैनेजर कब यूज होता है, जब हम लोग रजिस्टर करते तब, साइन इन मैनेजर कब यूज होगा, जब हम लोग लॉगिन करेंगे तब, और लॉगिन लॉगआउट में, और आई टोकन सर्विस जो हम लोग बनाए हैं टोकन जनरेट करने के लिए इसका यूज। उसके बाद इसका क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर जनरेट करना पड़ेगा। सेलेक्ट किए ये तीनों को, यहां पे जाएंगे और यहां क्या करेंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर, वो अपने आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाएगा और सबको क्या करेगा, यहां पे देखो सबको इंजेक्ट भी कर दिया, ये हम लोग को लिखना नहीं पड़ता, आसानी से काम हो जाता है। यहां तक तो काम हो गया। अब हमको दो काम करना है, एक करना है रजिस्टर और एक क्या करना है तुम्हारा लॉगिन। तो रजिस्टर में क्या होगा, सबसे पहले क्या देंगे, क्योंकि वो हमारा पोस्ट ऑपरेशन होता है, क्योंकि डेटा स्टोर हो रहा है। तो एपीआई में क्या बोलते हैं, जिसमें डेटा स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑपरेशन, और उसके लिए यूआरएल क्या होगा, तो रजिस्टर। उसके बाद देखोगे हम लोग एक क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं रजिस्टर नाम से, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे डीटीओ मॉडल यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूजर नहीं यूज करे, पब्लिक एसिंग। अब देखो यहाँ पे तुम पूछ सकते हो कि सर डीटीओ क्यों बनाए, एप्लीकेशन यूजर को ही डायरेक्टली क्यों नहीं यूज किए, इसलिए नहीं यूज किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों नहीं यूज किया, अलग से डीटीओ क्यों बनाए, इसलिए नहीं यूज किया कि एप्लीकेशन यूजर जो है वो हमारा आइडेंटिटी यूजर को क्या किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है, क्या किया हुआ है, आइडेंटिटी यूजर को इनहेरिट किया हुआ है। और आइडेंटिटी यूजर में बहुत सारा एक्स्ट्रा फील्ड्स होता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा फील्ड्स होता है, तो फिर जब हम लोग उसको यूज करेंगे तो सारे के लिए वैल्यू पास करना पड़ेगा, और हमको उतना वैल्यू पास नहीं करना, हम जितना चाहे उतना ही पास करना चाहते हैं, बाकी में नल जाए, डिफॉल्ट वैल्यू जाए, वो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे रजिस्टर डीटीओ यूज करते हैं। उसके बाद क्योंकि देखो डेटा तो आएगा रजिस्टर डीटीओ के थ्रू, ध्यान समझना, लेकिन डेटाबेस में किसके थ्रू जाएगा, जो तुम्हारा मॉडल है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगला काम, जो रजिस्टर डीटीओ में डेटा आया है उसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, एप्लीकेशन यूजर का बना के, उसमें यूजर नेम और ईमेल आईडी दो ही चीज हमको डालना है, वो डाल दिए, प्लस हमको पासवर्ड भी डालना है। तो पासवर्ड जो डालेंगे, पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड के थ्रू उसको यूजर को हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे तो दो ही चीज डाले ना, यूजर नेम ईमेल आईडी, लेकिन पासवर्ड के थ्रू हमको उसको क्या करना है, रजिस्टर करना। तो ये ध्यान देना होगा, जब हम लॉगिन लॉगआउट वाला पढ़ाए हुए हैं पहले, आइडेंटिटी वाला, उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, कौन सा चीज क्या हो रहा है। वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट यूजर मैनेजर, यूजर मैनेजर हम बोले थे ना कि रजिस्टर करते समय जरूरत पड़ता है, पासवर्ड चेंज करने समय जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो उसमें जरूरत पड़ता है। तो यूजर मैनेजर क्रिएट एसिंक, और ये दो चीज लेता है, एक जो तुम्हारा यूजर का मॉडल है वो ले लिया, जिससे उसको यूजर नेम और ईमेल आईडी मिल जाएगा, और पासवर्ड डायरेक्ट देते हैं। अब ये पासवर्ड डायरेक्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पासवर्ड को वो हैश करता है। ये फंक्शन क्या करेगा, डेटाबेस में डालने से पहले इस पासवर्ड को हैश करेगा, मतलब इंक्रिप्ट करेगा, इंक्रिप्ट करके यूजर को रजिस्टर करेगा। अब अगर यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा सक्सीड, ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर सक्सेस आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला देखो, इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड, और यहां नॉट लगा दिया, मतलब अगर सक्सीड नहीं है तो यूजर को जो भी इस एपीआई को कॉल करेगा उसको क्या चला जाएगा, एरर चला जाएगा। और अगर मान लो कि सक्सीड है, ये थोड़ा सा उल्टा किया हुआ, इसको हम सीधा कर देते ताकि तुम लोग कंफ्यूजन, सीधा ऐसा करते हैं। अगर मान लो सक्सीड है तो वो क्या करेगा, ऐड टू रोल एसिंक, और उसको यूजर में क्या कर रहा है, उसको यूजर रोल देके क्या कर रहा है, मतलब उसको यूजर का रोल रजिस्टर कर दे रहा है या असाइन कर दे रहा है।
और अगर मान लो कि गड़बड़ है तो क्या हो जा रहा है, अगर नहीं हुआ तो भाई बैड रिक्वेस्ट। देखो जब भी रजिस्टर करिएगा यूजर बनेगा और यूजर को अपने आप रोल कौन सा चला जा रहा है, यूजर, एडमिन नहीं दे रहा है, क्योंकि एडमिन तो हम लोग का होगा। यूजर जो रजिस्टर करेगा खुद से वो थोड़ी एडमिन बन जाएगा। तो ये हो गया। और अगर मान लो सब कुछ सही होता तो रिटर्न क्या करेगा, ओके, मैसेज क्या चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ये सिंपल काम हो रहा है पोस्ट का, जो क्या करेगा तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड ये सब लेके आएगा, यूजर आईडी ईमेल और यूजर नेम पासवर्ड और ईमेल आईडी उसको ट्रांसफर करेगा किसमें, इसमें, फिर यूजर को रजिस्टर करके डेटाबेस में डाल दिया, काम खत्म। ये हमारा क्या हो गया, रजिस्टर प्रोसेस हो गया, कोई बात नहीं है, वेरी गुड। अगला है लॉगिन प्रोसेस। लॉगिन प्रोसेस में देखो क्या, लॉगिन करना आसान है, लेकिन इस बार हम लोग को क्या करना है, इस बार अगर लॉगिन हो जाता है तो हम लोग को टोकन वाला जो सर्विस है, तो टोकन सर्विस बनाया है उससे टोकन जनरेट करना, टोकन जनरेट करके क्या करना है, टोकन जनरेट करके हम लोग को क्लाइंट को भेज देना है, ताकि जब दोबारा कोई रिक्वेस्ट आए किसी भी रिसोर्स के लिए तो उसको आईडी पासवर्ड भेजने का जरूरत ना पड़े। तो अगला हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉगिन प्रोसेस। तो लॉगिन प्रोसेस के लिए भी एक्शन मेथड होगा, ये पोस्ट ऑपरेशन हो रहा है और इसके लिए हमारा यूआरएल क्या है, लॉगिन है। उसके बाद इसका फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, और इसमें देखो कौन सा यूज किया, लॉगिन डीटीओ। तो डीटीओ मतलब वही व्यू मॉडल जो हम लोग करते हैं, उसको यहाँ पे भी थोड़ा सा भी नया टर्म आ गया डीटीओ, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट जो भी पढ़ा रहे हैं या तुमको कहीं पे भी ऑनलाइन कोई भी रिसोर्स मिलता है तो वहां पे व्यू मॉडल को डीटीओ बोला जाता है। अब क्या करना है भाई, सबसे पहले तुमको ये चेक करना है, तो जो यूजर नेम आया है इसके अंदर वो यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो यूजर है कि नहीं है, पहले यूजर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। यूजर मैंने डॉट फाइंड नेम एसिंग और यहाँ मॉडल यूजर नेम दे दिया, तुम बोले भैया यूजर नेम के बेसिस पर आप जाके चेक करिए डेटाबेस में कि ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन इसमें रिटर्न करिए, नहीं कर रहा तो अलग बात है। तो अगर नहीं करेगा तो नल आएगा, तो अगर नल आ रहा है मतलब कि वो यूजर रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर यूजर इक्वल्स टू क्या है, नल है, ये क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न अनऑथराइज। और यहां क्या दे देंगे, रिटर्न इनवैलिड क्रेडेंशियल। यूजर जो भी होगा वहां पे अगर गलत यूजर नेम पासवर्ड दिए हैं तो ब्राउजर पे दिख जाएगा कि भाई आपका क्रेडेंशियल क्या है, गलत है, अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश कर। अगर सब कुछ सही है तब लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का प्रोसेस आपको बताया हुआ है ये पहले भी, रिजल्ट इक्वल साइन इन मैनेजर डॉट चेक पासवर्ड साइन इन एसिंग। और इसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, जो यूजर मिल गया वो यूजर का ऑब्जेक्ट, जो पासवर्ड आया वो, और ये हमारा क्या है, तीसरा पैरामीटर हम लोग यहाँ क्या दिए, फॉल्स। फॉल्स का मतलब होगा कि वो साइंड इन हो हमेशा रहेगा या नहीं। तो फॉल्स का मतलब क्या होता ना कि जैसे कीप मी साइंड इन, तो वो ट्रू रहेगा तो वो हमेशा साइंड इन रहेगा, फॉल्स का मतलब हमेशा साइंड इन नहीं रहेगा। एक बार जब ब्राउजर बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा मतलब तुम्हारा लॉगिन का सेशन खत्म हो जाएगा। अब अगर मान लो कि लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये कैसे पता चलेगा, अगर थोड़ा सा हम कोड को चेंज कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर लॉगिन सक्सेसफुल है रिजल्ट डॉट सक्सीड, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले उस यूजर का रोल निकालेगा, वेर रोल्स इक्वल्स टू यूजर मैनेजर डॉट गेट रोल एसिंग यूजर। जो यूजर आया है, जो इन्फॉर्मेशन हम निकाले थे उसका रोल निकाल के रोल्स, क्योंकि हमको जब टोकन जनरेट करेंगे तो उसमें रोल का भी जरूरत पड़ेगा। एरर क्यों आ रहा भाई, तो यहां पे क्या हुआ कि भाई रोल निकाल लिया उसका, और यूजर तो मेरे पास है ही, उसी दोनों के बेसिस। अब देखो यहाँ क्या लिखा हो, टोकन सर्विस। अब देखो टोकन जनरेट कर रहे हैं, और टोकन जनरेट करने के लिए किसका यूज किया, टोकन सर्विस। टोकन सर्विस किसका ऑब्जेक्ट है, टोकन सर्विस जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा आई टोकन सर्विस, मतलब जो भी मेरा यहाँ पे आई टोकन सर्विस तो क्या था, मेरा इंटरफेस था, उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है किसका, उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है हमारा, ध्यान से देखोगे सर्विस, टोकन सर्विस का। और यहां पे देखो हमारे पास फंक्शन था ना क्रिएट, जो दो चीज लेके आएगा, एक तो यूजर का ऑब्जेक्ट लेके आएगा, दूसरा क्या लेके आएगा, रोल लेके आएगा। और उसी को मिला के क्या करेगा, उसी का इंफॉर्मेशन को पेलोड बना के उसको साइन करके हेडर के साथ किसको भेज देगा, जनरेट करके क्या करेगा, भेज देगा तुम्हारा कंट्रोलर को। तो यहां पे वही काम हो रहा है, देखो कंट्रोलर हमारा कहाँ गया, कंट्रोलर ये क्या कर रहा है कि भाई टोकन बनाया, जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हम यूजर और रोल का भेज दिया, रोल हम लोग निकाले थे कहाँ से, डेटाबेस से, यूजर का भी डेटा निकाले डेटाबेस से भेजे, और वो मेरा सर्विस क्या करेगा, टोकन बना के भेज दिया।
अब इस टोकन को हमको भेज देना कहां पे, इस टोकन को हमको भेज देना है यूजर के पास। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं एल्स में। अगर मान लो कि यूजर लॉगिन नहीं हो पाया, लॉगिन नहीं हो पाया तो क्या करेगा, वही लॉगिन नहीं हो पाया किसी भी रीजन से तो अनऑथराइज। लेकिन अगर लॉगिन हो गया तो टोकन जनरेट होगा, टोकन जनरेट होने के बाद यहां क्या करेंगे, रिटर्न ओके, और यहां से क्या भेज देंगे क्लाइंट को, वो टोकन भेज देंगे। यहां पे क्या करेंगे, न्यू टोकन, तो क्लाइंट के कंप्यूटर में हमारा टोकन चला गया। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यहां पे क्या, टोकन जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं, यहां डिक्लेयर किए हैं, ध्यान से देखो, टोकन डिक्लेयर किए यहां पे, हम लोग ये काम करते हैं ना, यहीं से कर देते हैं, और एल्स के जगह पे यहां सीधा सीधी लिख देते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, और अगर गड़बड़ हुआ तो बाहर आएगा तो बोल देगा अनऑथराइज। ये ऐसे हो, तो लॉगिन होने के बाद क्या हो जा रहा है, यूजर के पास टोकन चला जा रहा है। चलिए ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब बात ये उठता है कि भाई ठीक है, मेरा लॉगिन हो गया, रजिस्टर भी हो गया, हम लॉगिन भी कर लिए, लेकिन अब कोई रिसोर्स हम यूज करने जाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो रिसोर्स को यूज करने दे रहा है या नहीं कर दे रहा है। तो लॉगिन होगा तो रिसोर्स यूज होना चाहिए, लॉगिन नहीं होगा तो रिसोर्स यूज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तुम लोग पढ़े हैं कि भाई कोई भी अलग से कंट्रोलर बना लेंगे, अब कंट्रोलर बना के उसमें कोई फंक्शन या एक्शन मेथड बना के कॉल कराएंगे, लेकिन उसके ऊपर ऑथराइज लिख दिया जाता तो क्या होता है, लॉगिन रहता तो खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है। तो पहले चलो एक और रिसोर्स बनाते हैं हम लोग टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए जो रिसोर्स बनाएंगे वो कौन सा रिसोर्स बना रहे हैं, चलो एक मान लो सिक्योर कंट्रोलर, ऐसा कोई भी कंट्रोलर बना सकते हैं, ये टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं कि मेरा लॉगिन के बाद वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा है और कैसे खुल रहा है। चलिए देखते हैं, एक और कंट्रोलर बनाते हैं, इसका नाम क्या दिए हैं, सिक्योर कंट्रोलर। चलिए, या और भी कुछ कर सकते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर कर दो सिक्योर, लेकिन नोट्स में जो है वही दे रहे हैं। तो कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, नॉर्मल कंट्रोलर बनाना आपको, सॉरी इसका भी तो वही है ना, राइट क्लिक, ऐड न्यू उसके फोल्ड आइटम, एपीआई कंट्रोलर ही ये भी बनेगा। और यहां से क्या लेंगे, एपीआई कंट्रोलर ऐड, और यहां देते हैं सिक्योर कंट्रोलर डॉट, आ गया। अब इसके अंदर कुछ एक्शन मेथड बनाएंगे, जैसे दे रहे हैं आई एक्शन रिजल्ट गेट यूजर डेटा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट यूजर। अब इसमें तुम कोई भी काम करा सकते हो, जो तुम्हारे लॉजिक पर डिपेंड करता है। और यहां करेंगे रिटर्न ओके, न्यू वेलकम यूजर, आप पहले डॉलर दे देंगे, कॉन्कैटिनेशन करना है, बाद देंगे वेलकम यूजर, बाद करली ब्रैकेट, न्यू तो यानी यूजर डॉट आइडेंटिटी, यूजर डॉट आइडेंटिटी, और उसके साथ हम लोग क्या चाहते हैं, नेम। तो जो भी यूजर का नाम होगा, जब ये इसको कॉल किया जाएगा तो ये वाला मैसेज आ जाना चाहिए। तो लॉगिन होगा तभी ना ये वाला मैसेज आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये लॉगिन हो तभी खुले। इसके लिए हमको दो काम करना पड़ेगा। पहला तो काम क्या करना पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा ऑथराइज, भाई ये लॉगिन होगा तभी ये खुलना चाहिए, बिना लॉगिन का नहीं ये एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए। और कब खुलना चाहिए, जब इसका रोल क्या रहेगा, यूजर रहेगा, सॉरी इसका यूआरएल क्या रहेगा, यूजर। तो http गेट, और इसका यूआरएल क्या दे रहे हैं, अगर ऐसे यूआरएल क्या होगा, गेट यूजर डेटा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं सीधे यूजर होना चाहिए, यहाँ यूजर दे दिए। और एक और बना रहे हैं एडमिन के लिए, जो सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। चलो इसको कॉपी पेस्ट कर, तो ऊपर वाला जो क्या है, ये वाला एक्शन मेथड को एडमिन भी यूज कर सकता है, यूजर भी यूज कर सकता है। लेकिन नीचे वाला जो हम बनाए हैं गेट एडमिन डेटा, जिसको एडमिन है उस वो वही एक्सेस कर सकता है जिसका क्या है, रोल एडमिन है। तो एडमिन वाला तुम लोग यूजर अभी बनाने के लिए सिस्टम ही नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा दे दिए। इसके थ्रू चेक करेंगे, पहले हम लोग लॉगिन करेंगे तो किससे, ऑथ कंट्रोलर से,
और उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे किसके थ्रू, इसके थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टेस्टिंग। एक बार जब हम लोग का सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब हम लोग टेस्टिंग करेंगे। लेकिन टेस्टिंग से पहले एक्चुअली हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो रियल एप्लीकेशन पे तो करेंगे नहीं, हम लोग करेंगे स्वैगर से। स्वैगर से अगर ऐसा टेस्टिंग करना है जिसमें JWT टोकन आपको पास करना है, तो उसमें आपको बेयरर पास करना पड़ता है। ये टेस्टिंग में सिर्फ जरूरत पड़ेगा। और अगर आपको बेयरर पास करना है तो आपको स्वैगर के अंदर एक ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, ऑथराइज का। तो पहले हम लोग नॉर्मली करके देखते हैं। तो कभी भी टेस्टिंग के लिए पहले हमको URL चाहिए। URL कहाँ मिलता है? यहाँ मिल जाएगा। तो कॉपी करते हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को रन करा लेंगे। एक बार जब ये प्रोजेक्ट रन कर जाएगा, ब्राउजर में जाएंगे हम लोग, URL डालेंगे और साथ में डालेंगे स्वैगर, जो URL कॉपी किए थे स्लैश। इसमें हम लोग को एक चीज देखना है यहां पे, आया अभी पूरा रन नहीं किया, ये काम कर ही रहा है। अब ये रेडी है। नाउ लिसनिंग, ये खुला। यहां पे एक ऑप्शन आना चाहिए ऑथराइज का। अगर यहां ऑथराइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको ये सिर्फ टेस्टिंग में जरूरत पड़ता है, इसलिए उसका कोड को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो कोड को हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, कोशिश करेंगे डालने का डिस्क्रिप्शन में, जिसको तुम डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर सकते। एक्चुअली जब हम लोग Puran.cs को कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना एक होता है ऐड स्वैगर जेन, एक लाइन में है। लेकिन अगर आप वो चीज़ वहाँ चाहते हैं तो इसके जगह पे आपको एक कोड से उसको रिप्लेस करना पड़ता है। वो कोड ऑलरेडी लिख के हम रखे हुए हैं, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो है ना, इसको हम डाल देंगे तुम्हारा। ये एक्चुअली तुम AI वगैरह से भी सर्च करोगे तो तुमको मिल जाएगा कि स्वैगर से JWT को क्या करना है। अगर आपको JWT ऑथेंटिकेशन को अगर आपको टेस्ट करना है तो उसके लिए Puran.css में क्या चेंजेस करना पड़ता है। वो जो पुराना वाला लाइन था उसको हटा के पूरा लाइन हम लोग यहाँ डाल दिया। एक्चुअली ये पूरा एक इसमें सिस्टम बताया हुआ है कि अगर कोई की दिया जाता है, JWT टोकन दिया जाता है, तो कैसे उसको रिक्वेस्ट के साथ भेजना है। ये कर लिए हम लोग। करने के बाद वापस क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। बंद कर लेना चाहिए पहले, बंद करके रीरन करा लेंगे। तो वापस रीरन करा लेंगे। रीरन कराने के बाद हम लोग वापस से स्वैगर वाले पेज को खोलेंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे। स्टार्ट हो गया। चलो वापस इसको रिफ्रेश करते देखते क्या होता है। देखो ऑथराइज का एक यहाँ पे बटन आ गया। अगर ये बटन नहीं आएगा तो आपका लॉगिन रजिस्टर हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसको यूज करने जाएंगे तो यूज करते समय तो ब्राउजर को भेजना पड़ेगा टोकन। तो टोकन तो ब्राउजर को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई एप्लीकेशन तो है नहीं कि जो लोकल कंप्यूटर पैकेज स्टोर हो रहा है और वहां से फिर टोकन अपने आप जा रहा है, जो भी चीज है। तो इसलिए पहले यहाँ पे हम लोग को ऑथराइज करना होगा। ऑथराइज करते समय यहाँ पे तुमको वो टोकन JWT डालना पड़ेगा। लेकिन JWT मेरे पास तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हम लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं, लॉगिन नहीं किए। लॉगिन करते हैं तब तो लॉगिन याद हो ना कि वो टोकन कब आता है, जब लॉगिन करते हैं तब। तो चलिए यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले राइट आउट करते हैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे ठीक से। यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक देते हैं, ईमेल ID देते हैं, जैसे amit123@gmail.com। ईमेल ID वही सेम ही है, वही ईमेल ID होगा। और पासवर्ड कैपिटल PASS@12। ये डालने के बाद यहाँ क्या करेंगे, अगर एग्जीक्यूट करते हैं और वहाँ से सक्सेस ओके आ जाता है, रिस्पॉन्स क्या आ गया 200। और यहाँ रिस्पॉन्स वर्ड में क्या है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ये क्यों आया, चलो देखते हैं। ऑथ कंट्रोलर जो हम लोग बनाए हुए थे, ऑथ कंट्रोलर में रजिस्ट्रेशन में देखो क्या है, अगर सब कुछ सही रहता तो क्या जाएगा, रजिस्ट्रेशन काम हो गया। अब हम लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए भी मेरे पास है एक
URL है ना, पे क्लिक करते हैं और यहाँ किस पे जाते हैं, ट्राई इट आउट पे। अब यहाँ तुमसे क्या मांगेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो हम लोग दिए अभी amit123@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, क्या था, कैपिटल PASS@123। और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर मेरा वहाँ डेटाबेस में सब कुछ बन गया होगा तो लॉगिन हो जाएगा, ना तो एरर आएगा। अब यहाँ देखो एक एरर आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो हम लोग की दिए हुए, की कहाँ दिए थे, याद है आप लोग को, हम लोग की दिए थे ऐप सेटिंग.json में, वो बोल रहा बहुत छोटा है, 256 बिट का होना चाहिए। अभी अब हमारा कितना है, 216 बिट का है, इससे ऊपर का होना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको फिर से बंद करना होगा और हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐप सेटिंग.json में, और यहाँ जो की दिया हुआ है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते। की तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ बड़ा कर दिए, कुछ रैंडम कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल दिए ताकि वो थोड़ा बड़ा हो जाए। उसको तो वापस इसको रन करा लेते हैं, क्योंकि वो की जनरेट नहीं कर पा रहा था। जनरेट करने के लिए क्या है, 256 बाइट मिनिमम चाहिए, तो उतना बाइट नहीं था, तो हम लोग उसको थोड़ा कुछ भी रैंडम कुछ भी टेक्स्ट डाल के डाल दिए। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वापस इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और वापस सब, क्योंकि आईडी तो बन गया मेरा, लॉगिन करते हैं डायरेक्ट। राइट आउट नहीं, राइट आउट amit123@gmail.com। पासवर्ड क्या था, pass@123। और जैसे एग्जीक्यूट पे करेंगे तो अगर वो टोकन हमको भेज देता है, देखो इस बार सक्सेस हो गया और ये आ गया हमारा, यही है JWT। अब क्या है कि ठीक है, लॉगिन तो कर लिए, अब हम लोग चलते हैं कि जो ऐसा कोई कंट्रोलर बनाया है जिसका कोई एक्शन मेथड है जो हम लोग चाहते हैं कि लॉगिन होने के बाद ही काम हो। याद होगा गेट यूजर डेटा, ये था ना हमारे पास, गेट यूजर वाला सिक्योर कंट्रोलर के अंदर गेट यूजर डेटा ये था, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, ऑथराइज, लॉगिन होने के बाद ही काम होगा। तो ठीक है, लॉगिन तो कर लिए हम लोग, चलो देखते हैं रन करा के होता है नहीं होता है। राइट आउट और यहाँ एग्जीक्यूट करते, जब एग्जीक्यूट करोगे यहाँ देखो एक एरर आ रहा है 401। 401 तब आता है जब अनऑथराइज होता है, मतलब कि आप बिना लॉगिन किए अगर ऐसे एक्शन मेथड को कॉल कर रहे हैं जिसके ऊपर ऑथराइज लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम हो गया। हम लोग तो लॉगिन कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या हुआ, प्रॉब्लम यही हुआ कि आप लॉगिन तो किए, लेकिन जब हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये टोकन भेज नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग टूल यूज कर रहे हैं। तो टेस्टिंग टूल को बताना पड़ेगा टोकन। अब तो टोकन तो मेरे पास है, तो ध्यान देना, ये जो टोकन लिखा हुआ है ये जेसन के फॉर्म में है, इसलिए इसको JWT बोलते हैं। ठीक है, ये जो डबल कोट्स है उसके अंदर वाला चीज को कॉपी करना है, या डबल कोट्स के साथ ही कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हटा देंगे हम लोग। और इसको क्या करेंगे, कंट्रोल C कर लिए। अब आपको जाना पड़ेगा ऑथराइज में, और यहां देखो क्या लिखा हो, पहले लिखना पड़ता है बेयरर, क्या लिखना पड़ता है, बेयरर। तो BEARER स्पेस, और वो टोकन को पेस्ट कर देंगे, लेकिन डबल कोट्स हटा देंगे। तो डबल कोट्स यहां से भी हटाना होगा, और क्योंकि डबल कोट्स वहां से कॉपी होता है, यहां से भी हटाना। यहां क्या कर देंगे, ऑथराइज। एक बार ऑथराइज कर दिए, अब उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारा ऑथराइज हो गया। अब जब भी हमारा इस ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगा तो वो टोकन लेके जाएगा। कैसे जाएगा और काम कर रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो वेलकम यूजर, यूजर का नाम आ गया, क्यों कि यहां से वही तो भेजा गया है, वेलकम यूजर, यूजर का नाम। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका टेस्टिंग कैसे करना। अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं, एडमिन वाला, एडमिन को ट्राई आउट करते हैं। यहां पे क्या आ गया, 403 आया। 403 क्या है भाई, उसको भी देख लेते हैं। एडमिन वाला तो नहीं काम कर रहा है। इसका देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरबिडन मींस वेब सर्वर अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट बट रिफ्यूज टू ग्रांट एक्सेस टू रिक्वेस्टेड रिसोर्स। मतलब बोला कि आपका रिक्वेस्ट तो समझ रहा है, लेकिन वो रिफ्यूज कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है, क्योंकि हम लोग जब रजिस्टर कर रहे हैं, तो अगर कोड आपको याद होगा, पिछला वीडियो आप देखे होंगे, तो या पिछला जो अभी इससे पहले जो पढ़ा रहे थे, अगर वो आप वो देखे होंगे, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, जब रजिस्टर कर रहे थे ऑथ कंट्रोलर के अंदर, तो उसका यूजर रोल क्या डाल रहे थे, यूजर। और ये हम, और इसको एक्सेस करने के लिए जिसको भी हम लोग एक्सेस किए, वहां पे क्या बताया गया था कि रोल कौन एक्सेस कर सकता है, जो एडमिन होगा वही एक्सेस कर सकता है।
लेकिन ये तो एडमिन था नहीं, जो हम लोग रजिस्टर किया तो यूजर था, इसलिए वो रिक्वेस्ट समझ रहा है, लेकिन वहां उसको क्या कर रहा है, अनऑथराइज करके भेज दे रहा है। भाई ये तो कर नहीं सकते, जिसका यूजर एडमिन होगा वो करेगा, तो एडमिन का यूजर बनेगा तो होगा, लेकिन एडमिन का यूजर बनाने के लिए भी हम लोग कुछ किए नहीं, इसलिए एडमिन का यूजर बना नहीं है। इस तरह से कैसे स्वैगर में इसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, वो बता दिए। वो जो एडिशनल कोड आपको लिखना पड़ा वो सिर्फ स्वैगर के लिए लिखना पड़ा। एक बार जब ये प्रोडक्शन में जाएगा तो वो सब सारा कोड क्या किया जाएगा, program.cs से हटा दिया जाएगा। ये जो कोड अभी हम दिए यहाँ पे, ये कोड, इसके जगह सिर्फ ऐड स्वैगर जैन, और यहीं पे ये क्या हो जाएगा, यहीं पे ये बंद हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे का कोड हट जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी रखते हैं इसको, एक बार स्क्रॉल करते हैं। अगर मान लो कि अपलोड नहीं हुआ या फाइल डाउनलोड नहीं हुआ किसी रीजन से, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो हट जाता है, तो कोई वीडियो आज देख रहा है, कोई 1 साल बाद देखेगा, कोई 2 साल बाद देखेगा। ये कोड अगर यहाँ पे तुम देख लोगे तो अपने से टाइप भी कर सकते हो। ऐसे ये एआई भी जनरेट कर देता है। इस तरह से JWT का सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए, टेस्टिंग भी कर लिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस पूरे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, और हमको नहीं पता कितना सच कितना गलत। एक टीचर होने के नाते हम अपने तरफ से फुल कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से एक्सप्लेन करें, ऐसे लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें जो आप लोग को लगे कि नहीं, मेरे आसपास का मेरा कोई दोस्त हमको पढ़ा रहा है या कोई दोस्त हमको सिखा रहा है। और कुछ लोग का अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, फ़ोन भी लोग करते कि सर आपके वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ, जो भी चीज़ हुआ, और बहुत सारा टॉपिक का डिमांड भी करते हैं। लेकिन समस्या क्या है मेरे साथ, देखो हमारा ऑफलाइन सेंटर, और हमारे पास सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कंटिन्यू बैचेज होता है, तो टाइम बहुत कम मिलता है। ये जितना भी वीडियोस आप देख रहे हैं, इसमें 2-3 वीडियो ही ऐसा होगा जो हम अलग से टाइम देके, जैसे JWT का जो मेरा, इसमें एक वीडियो फर्स्ट पार्ट छोड़ के जो बाकी सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है, मैं अलग से रिकॉर्ड किए हैं। कुछ लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम उनका भी दोष नहीं देंगे। कभी कभी एक स्टूडेंट्स को तो कल हम गुस्सा में रात में 10 बजे कुछ मैसेज भी कर दिए कि भाई हम मशीन नहीं है, आप लोग कहते हैं कि तुरंत डाल दीजिए, तुरंत नहीं डाल सकते हैं। रीज़न भी है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी वीडियो बनाना, एक टीचर भी है तो हम लोग को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको जो नोट्स दिखाते हैं, नोट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद जो भी चीज़ आपको रन करा के हम दिखाने वाले वीडियो में, उसको एक बार हमको खुद से प्रोजेक्ट बना के उसको रन करा के सब कुछ देखना पड़ता है कि कहीं प्रोग्राम में फंस ना जाए। फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। फिर उसका हम लोग सोचते हैं कि किसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसका एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको एडिट करते हैं। एडिट इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारा बच्चा कुछ कुछ बात बोलता है, कुछ सवाल करता है, तो उस पार्ट को हटाना पड़ता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा होता है कि अगर ऑफलाइन क्लास है, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं, बहुत लोग आ गया, कोई मिलने के लिए पुराना स्टूडेंट आ गया, किसी पेरेंट का फ़ोन आ गया, किसी स्टूडेंट का फ़ोन आ गया, घर से फ़ोन आ गया, तो ये सब चीज़ हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। तो एडिटिंग होता है, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। 1 घंटे का, आधे घंटा का वीडियो को भी अगर एक्सपोर्ट करते हैं, 3 घंटा लगता है लैपटॉप में उसको एक्सपोर्ट होने में। उसके बाद उसको अपलोड करना पड़ता है। तो एक वीडियो में हम लोग को 2 से 3 दिन का मेहनत लगता है। तो अगर आप अचानक बोलेंगे नहीं सर आज ही डाल दीजिए, आज ही डाल दीजिए, कल डाल दिए, तो नहीं हो पाएगा, नंबर 1। दूसरा चीज़ है कि ये सीरीज आज हम क्लोज कर रहे हैं ASP.NET का अपने तरफ से। जितना भी चीज़ था हम बताने का कोशिश किए, बता दिए। अभी कुछ मेरे पास एक बहुत अर्जेंट प्रोजेक्ट आया हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उन लोगों का भी सेमेस्टर एंड हुआ है और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनको इंटर्नशिप कंपलसरी कर दिया। तो इंटर्नशिप के लिए हमारे पास बहुत ह्यूज बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और उनके लिए हम लोग को बहुत सारा बैचेस स्टार्ट करना। तो अभी कंप्लीट 1 महीना 4 वीक कंप्लीट इंगेज हैं। तो अभी 1 महीना तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कोई अलग तरह का रिक्वेस्ट हमसे ना करें और हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब कम करें, क्योंकि बहुत सारा मैसेजेस स्टूडेंट्स का आ रहा है। क्योंकि मेरा गूगल मैप से लोग नंबर निकालते हैं, कॉल करते हैं, और हम लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बच्चा मैसेज करता है, जो भी होगा हम लोग रिप्लाई करते हैं, कॉल करता है हम लोग कॉल उठाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कॉल नहीं उठाते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। अपने तरफ से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी थोड़ा सहयोग चाहिए कि कुछ दिन हम लोग को थोड़ा सा आप लोग फ्री करिए, क्योंकि हमारा देखिए बिजनेस है, ऑनलाइन से तो कुछ हो नहीं रहा। ये जो यूट्यूब है ये सिर्फ हम लोग अपने ऑफलाइन, आज आप लोग जो देख रहे हैं ये हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए इसको अपलोड कर देते कि ठीक है जो बच्चा एब्सेंट हो गया
नहीं क्लास में समझ पाया तो बाद में देख के समझ पाएगा, लेकिन अगर उससे कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट को फायदा हो रहा है तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे अगर हम हर टॉपिक पे काम करने लगेंगे तो मेरा ऑफलाइन सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारा जो भी दाल पानी दाल रोटी चल रहा है वो ऑफलाइन से चल रहा है। तो हमको दाल रोटी चलेगा, मेरा ही फैमिली है, बच्चा है, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, तो उसको पूरा करने के लिए तो अब ऑफलाइन से समय काट के तो हम लोग ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं। तो चलिए आज ये हम लोग पूरा का पूरा सेशन खत्म कर रहे हैं ASP.NET का। हाँ, हम नहीं बोल रहे कि खत्म कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 1 महीना के लिए ब्रेक कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमको समय मिलता है, कुछ और टॉपिक मेरे दिमाग में आता है, तो हम जरूर वीडियो बना के डालेंगे। चलिए, अगर लास्ट तक आप मेरा वीडियो फॉलो किए हैं, इस वीडियो तक शुरू से लेकर अब तक, तो मेरे तरफ से भी आपको थैंक यू है कि हमको इतना बर्दाश्त किया आप लोग। चलिए मिलते हैं। C# का टॉपिक हमारा चल रहा है, वो भी रेगुलर रहेगा क्योंकि ऑफलाइन बैच में है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं जिनको C# में प्रॉब्लम होगा।